वेलकम ऑल ऑफ यू टू फ्राइडे एट 5। तो अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान से पढ़ते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एक बिंदु है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट हमें बच्चों के मन में, बच्चों के लाइफ में इंडियन कल्चर्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस एंड द वंडरफुल पास्ट, जो हमारी इतनी ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, इतना ग्लोरियस इतिहास रहा है, हमें उसके बारे में बच्चों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। भाषा सिर्फ एक एलिमेंट है। India, if we really want to define India, it is all about diversity. It is about the rich knowledge base that India has. Unfortunately, we have not spent the kind of effort that we should have put into teaching our younger generations and future generations about India. अगर आप जापान जाते हैं और जापान के छात्रों से मिलते हैं या आप जापान के सीईओ से मिलते हैं तो वो आपको जब ग्रीट करते हैं वो जापानीज कल्चर के हिसाब से ग्रीट करते हैं। चाहे वो 70 साल के हों, 60 साल के हों, 50 साल के हों या 20 साल के हों। अगर आप फिनलैंड जाते हैं तो वहां पर भी अपनी भाषा के अंदर पूरी पढ़ाई होती है। फिनिश भाषा में, पूरी मदर टंग में पूरी पढ़ाई होती है। हम सबको पता है, लेकिन कई बार हम मानते नहीं हैं कि हमारे को अपनी संस्कृति के साथ, हमारे को अपने कल्चर के साथ जुड़ना बहुत अनिवार्य है। तो मैं पहले इसी मुद्दे पे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका एक राय लेना चाहूंगा कि ऐसा क्या है कि अब हमारे अंदर ये विचार आया कि अब हमारे को अपनी शिक्षा प्रणाली को अपने कल्चर के साथ जोड़ना है। ये अब हमारे लिए क्यों जरूरी बन गया है ज्यादा? पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आजकल इसे आवश्यक माना जा रहा है। यह बहुत पहले से ही आवश्यक माना जा रहा है। आप यदि स्वतंत्रता से के ठीक पश्चात हमारा पहला शिक्षा आयोग तो सन 1952-53 में आया था। संविधान हमारा 50 में बना है, 49-50 में। और उससे पहले जो हमारा पहला शिक्षा आयोग था, जहां गलती भी हुई, मैं क्यों हुई उसे बताऊंगा। जो पहला शिक्षा आयोग था वो सन 1948-49 में ही आ गया था और उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने आप में भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे। भारतीय दर्शन पर उन्होंने जितना लिखा है, जिस प्रकार से सोचा है, जिस प्रकार से विचार किया है, जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को रखा है, जिस प्रकार से संस्कृत को महत्व दिया था, जिस प्रकार से पाठ्यचर्या की चर्चा की है, विश्वविद्यालय शिक्षा का स्वरूप है। यदि दुख की बात यह है कि हम लोगों ने उसे पढ़ा ही नहीं है। अगर मैं इससे थोड़ा और आगे जाऊं, अभी भी हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए कुछ लोगों ने इस शिक्षा नीति को देखा है। मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं। उतने अंश को देखा है जितने की उनको आवश्यकता है। समझने की बात नहीं कर रहा हूं। आप बताइए, पूरा आपका प्रथम शिक्षा आयोग जो उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उसमें पदे पदे संस्कृति की बात है। मैं कैसे कहूं, ये कभी सोचा ही नहीं गया। फिर इतना ही नहीं अतुल जी, 52, 50, 49, 50 में आप यदि भारतीय शिक्षा के भारतीय संविधान के उद्देशिका को देखें, उसमें 4 सिद्धांत आए हैं, 4 मूल्य आए हैं। समता, स्वतंत्रता, न्याय, पहला न्याय दिया गया है, और उसके बाद बंधुता।
ये चारों मूल्य तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक हम सबके साथ समान व्यवहार करते हुए भारतीय संस्कृति के साथ चिंतन नहीं करेंगे। वहां प्रत्यक्ष रूप से इसकी चर्चा की गई है। और तो और आपके संविधान के 29वें और 30वें अनुच्छेद में भारतीय संस्कृति की चर्चा की गई। और तो और आपके संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। हमें दोष नहीं देना है किसी को, लेकिन मैं ये कैसे कहूं, ये बात नहीं की गई। आपके संविधान में जो 3 अनुसूचियां बनी हैं, देखिए उसमें संस्कृति से संबद्ध कितने सूत्र हैं। आपके संविधान में जो 1976 में 44वें संशोधन के द्वारा 44वें संशोधन के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य लगाए गए हैं, उनमें संस्कृति पर्यावरण के संरक्षण का प्रश्न उठाया गया। और इन्हें पूरा करने के लिए 1952-53 का माध्यमिक शिक्षा आयोग आता है, जिसने बहुत ही स्पष्ट रूप से भारत की प्रजातंत्रात्मकता की चर्चा करते हुए अनुमति दी है। सबको अपनी संस्कृति का प्रसार प्रचार करना चाहिए, उसका अनुपालन करना चाहिए। और इतना ही नहीं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को उसने अनिवार्य बना दिया। आपके सन 1956 और 57 में संस्कृत आयोग आता है, जो सीधी संस्कृत की चर्चा करता है। आपके 1964-66 में कोठारी आयोग आता है, जिसने फिर संस्कृति की चर्चा की है। आपकी 1986 की नीति में, अगर मैं इस प्रकार से अगर पूरा गिनाऊं आज तक, और तो और अतुल जी, सन 2009 में जो शिक्षा अधिनियम बना है, उसमें 6ठा अध्याय बच्चों के अधिकार से जुड़ा है। मैं नहीं जानता हूं कि हमारे शिक्षा पर चर्चा करने वाले और इन पुस्तकों को लिखने वाले और प्रकाशकों ने कितना उस अध्याय को पढ़ा है और देखा है और समझा है, और वो संस्कृति का ही अंग है। तो प्रोफेसर सलूजा, इस बार हम जो बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कि जैसा आपने कहा कि हम बहुत सालों से इस विषय पे, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर अभी तक हम लोगों ने इस पे बात करी है, चर्चा करी है, लेकिन इस बार हम ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी? क्योंकि क्या ये भी एक सिर्फ पेपर पे पड़ी हुई कुछ काली लकीरों के समान होगा जो कि कोई नहीं पढ़ेगा, या हम इसको एक्चुअली के अंदर कर सकते हैं? मैं अभी बहुत अधिक आशावादी नहीं हूं इसमें कि ये होगा। हाँ, अंतर इतना जरूर पड़ा है। संस्कृत शिक्षा, संस्कृति उत्थान ने आज जैसे संस्थान आए जिनके कारण इस नीति से आने से पहले ही इस ओर हम उन्मुख हो गए थे। उस प्रयासों से नीतियां जो बनती हैं, ना तो अध्यापक उसे पढ़ते हैं, क्योंकि अध्यापकों को कभी पढ़ने की आदत डाली ही नहीं गई है। शिक्षा को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित किया गया है, और इस नीति ने शिक्षा को पाठ्यक्रम से दूर ले जाने की भी चर्चा की है। अंतर यह पड़ा है, इस नीति ने शिक्षा नीति को लोगों के बीच में लाने के कारण लोगों को सजग बना दिया है। इस नीति ने इन प्रकाशकों को कह दिया कि अपनी पुस्तकें ऐसे बनाओ। इच्छुक होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग प्रश्न है। भारतीय भाषाओं की चर्चा की है, उसने कहा कि अध्यापक भी वे लगाओ जो द्विभाषी हों। ऐसे प्रयासों से लगता है कि कुछ अंतर पड़ेगा, और आंदोलन जनता के द्वारा आते हैं, आंदोलन सरकारों के द्वारा नहीं आते हैं। बिल्कुल, सरकारें नीतियां बना सकती है, अनुपालन जनता के द्वारा होना है। इस नीति ने शिक्षा को एक जन आंदोलन बनाने का अभ्यास और प्रयास किया है। जो शिक्षा नीति 2020 है वो भारत केंद्रित है। उसमें एक बात कही गई अंत में, बिल्कुल यही कही गई है, ये एक आंदोलन का रूप ले सकती है। इस शिक्षा नीति ने इस शिक्षा को जनता के बीच में लाकर, लाखों लोगों की अनुमति लेकर उसे जन आंदोलन का रूप दिया है। इसलिए मेरा मानना है इसके प्रति सजगता
हुई है। हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भारत केंद्रित है या भारतीय केंद्रित है। और अब जितने भी हम प्रोग्रेसिव नेशंस की बात करते हैं, उन सबके एजुकेशन सिस्टम जो है, शिक्षा प्रणालियां वो हैं, वो सब उनके अपने कल्चर के अंदर एम्बेडेड होती। हम जब बात सोचते हैं कि हमें शिक्षा में भारतीयता लानी है, तो काफी लोग ऐसे हैं जो इसको बैकवर्ड स्टेप मानते हैं। काफी लोग समझते हैं कि नहीं, वेस्टर्न होना फॉरवर्ड लुकिंग है, लेकिन ये बात नहीं समझ आती है कि जब तक हम अपने कल्चर से नहीं शिक्षा को जोड़ेंगे, अपनी संस्कृति से जब तक शिक्षा को नहीं जोड़ेंगे, ट्रू माने में हम ग्लोबल सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। आपका क्या विचार है सर? आपकी बात बहुत सही है। यूनेस्को की डेरस कमिटी ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि किसी भी देश की शिक्षा वहां की संस्कृति और वहां की प्रगति के अनुरूप होनी चाहिए। मैंने एक शब्द उसमें जोड़ा है कि किसी भी देश की शिक्षा वहां की संस्कृति, प्रकृति और प्रगति के अनुरूप होनी चाहिए, कल्चर, नेचर एंड डेवलपमेंट के अनुरूप होनी चाहिए। तो ये भारत नहीं कह रहा है, दुनिया के सारे देश यही विचार करता है। संस्कृति को आधार बनाना और संस्कृति का इसमें समावेश हो हमारा, ये पीछे जाने की कोई बात नहीं है। लेकिन हमने इसका तात्पर्य नहीं कि आधुनिकता की ओर नहीं जाना है। इस नीति में ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, उसको बढ़ावा देने की भी काफी कुछ बात है कही है। तो कई बार ये होता है कि दो अंतिमवादी एक्सट्रीम सोच हो जाती है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय परंपरा को मानते हैं वो कहते हैं कि वही होना चाहिए, और आधुनिकता को मानते हैं वो कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा कुछ है ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमने आधुनिक बात ही करनी चाहिए। तो इस दोनों का हमने समन्वय करना है। ये बातें हम लोगों ने आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि इस नीति में जो बातें कही गई है, इस नीति के हिंदी के जो ड्राफ्ट है उसमें 9 पर एक पैराग्राफ छोटा सा है जिसमें इस शिक्षा नीति के उद्देश्य के बारे में लिखा गया है। वो जो 8-10 लाइन का पैराग्राफ है उसको एक लाइन में मैं सिर्फ यहाँ प्रस्तुत करता हूं कि इस नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। और तीसरा शब्द जो कार्य व्यवहार है उस पर मैं अंडरलाइन करता हूं कि हमारे यहाँ कई बार विचारों की, बौद्धिकता की बातें तो बहुत हो जाती है लेकिन व्यवहार में नहीं आती। संस्कृति, कल्चर को आगे बढ़ाना चाहे बातें करने वाले इंग्लिश मीडियम को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं। तो इस दृष्टि से कार्य व्यवहार की बात जो मुख्य है ये अपने देश में ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आनंद की बात है कि इस नीति घोषणा होने के बाद आज से मुझे मालूम है कि 10 साल पहले भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करने वाले को कोई विद्वान नहीं मानते थे, उसको किनारे कर दिया जाता था। अभी तक क्या है कि भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या, यही हमारे लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी कि इस पर अलग अलग प्रकार के सेमिनार, वेबिनार, विमर्श, संगोष्ठियों का आयोजन हो जिससे लोग समझे भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमने सेकंड फ्लोर पर जाना, जंप लगा कर नहीं जा सकते, एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो ऐसे शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ऐसे क्रमबद्ध हमने सीढ़ियां तय करनी पड़ेगी, तभी हम अंतिम स्थान तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। अभी जो क्लासरूम में हो रहा है, अभी जो टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, अभी तो उनको भारत संस्कृति के बारे में बच्चों को बता भी नहीं रहे हैं। काफी जगहों पे तो बात भी नहीं हो रही उस विषय पे। अब दो विषय हैं। एक तो ये विषय है कि मेरे को एज अ अध्यापक मुझे खुद ही नॉलेज नहीं है कि मुझे पढ़ाना क्या है। तो टीचर ट्रेनिंग में ही शायद 1 करोड़ टीचर है इंडिया के अंदर, उसके अंदर ही हमारे को शायद 5 से 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि टीचर्स को तो पहले समझाना पड़ेगा कि बच्चों को क्या समझाना है। तो आपके हिसाब से इसके रोड मैप्स क्या हैं, मतलब स्टेप्स क्या हैं, मेजर स्टेप्स जो हमें कवर करने हैं, जो सीढ़ी की बात करी है? मैं उसी की बात कर रहा था कि पहले हमने इस पर विमर्श आयोजित करने पड़ेंगे देश भर में, कि जिससे लोग समझ पाए कि भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या। क्योंकि अभी तक बिल्कुल इस प्रकार के लोग नहीं है, ऐसा भी नहीं है देश में। बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा को जानते हैं, उस पर काम भी किया है लोगों ने। तो इसके विमर्श वगैरह आयोजित करने पड़ेंगे।
दूसरी बात है कि दो अलग अलग भाग में करता हूं, विद्यालय और उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के स्तर पर जैसे अभी महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा ने ऐसे 10 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए, और जिसमें एक कोर्स है टेम्पल मैनेजमेंट। भारत में लाखों मंदिर वर्षों से, लेकिन आज तक कोई इस पाठ्यक्रम नहीं था, तो उन्होंने शुरू किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा जगत के लोग अपनी शक्ति को पहचाने। देखिए, हमारे सर्वश्रेष्ठ संस्थान देश के IIT IIM माने जाते हैं, लेकिन इसमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के कोई एडमिशन लेने आया आज तक एक व्यक्ति? क्या नहीं आया, क्योंकि हमसे वो 10 गुना आगे है उस विषय में। तो लेकिन टेम्पल मैनेजमेंट का कोर्स शुरू किया MS यूनिवर्सिटी ने, तो अमेरिका से उनको फोन आए कि इनको आप ऑनलाइन करें, हम करना चाहते हैं, और बाद में 10 लोगों ने उसमें एडमिशन लिया। तो ये हमारी शक्ति है। दुनिया हमारा ज्ञान परंपरा चाहती है, लेकिन हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक दुनिया को दे कैसे पाएंगे। मैं इसके अंदर एक मिनट, इसलिए ये जो इस नीति में भी कहा है कि ऐसे विषयों का सर्टिफिकेट कोर्स, क्रेडिट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स चालू किया जाए। तो गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने, MS यूनिवर्सिटी ने, कई यूनिवर्सिटी ने धीरे धीरे इस पर काम प्रारंभ किया है। ये सेकंड स्टेप होगा। तीसरा है ऐसे विमर्श, सेमिनार आदि आदि आयोजित करके उसमें से लोग इस विषय को समझे। तो उस यूनिवर्सिटी से 2-4-5 लोग हो, 2-4-5 बाहर के लोग हो, जिसका मार्गदर्शन लिया जाए, और धीरे धीरे 1-2 साल में तैयारी करके पाठ्यक्रम में इसको इनकलकेट करने की योजना बने। विद्यालय शिक्षा में जब तक बात है, तब तक हम लोग जो NCF बनेगा, तो NCF में ये बातें सारी सम्मिलित हो जाए। जैसे हम लोगों ने एक पर्यावरण का 1 to 12 तक का पाठ्यक्रम तैयार किया है, तो हर पाठ में 2 या 3 मंत्र डाले हैं हमने, और उसका अर्थ भी सरल भाषा में समझाया है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा चाहिए क्या, प्रश्न वहां से उठना चाहिए मेरे दृष्टि से। क्यों चाहिए? हमारा इसलिए चाहिए क्या, तो भावनात्मक विषय थे, वो लॉजिकल विषय नहीं है। लेकिन इसलिए चाहिए कि पर्यावरण का संकट दुनिया में 100 साल से अधिक, लेकिन 2000-5000 साल पहले ग्रंथ लिखे गए, उसमें पर्यावरण संरक्षण के मंत्र क्यों लिखे गए? तो तात्पर्य यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा समस्या खड़ी न हो, इस प्रकार की सोच है इसमें, और खड़ी हो तो हमारे पास समाधान है। योग शिक्षा, योग की बात हम लोगों ने, लोग तनाव में आए, स्ट्रेस में आए, इसलिए योग शुरू नहीं किया है। हमारे साथ हजारों वर्ष से योग है। तो ये बात है कि इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा पूरी दुनिया चाहती है। तो ये लॉजिकल बात हमने लानी पड़ेगी, सिर्फ भावनात्मक बात नहीं है, क्योंकि दुनिया ये चाहती है। तो इस दिशा में एक एक कदम का प्लानिंग करना पड़ेगा हमने, स्कूल लेवल का और हायर लेवल का, और वो शुरू हो गया है मेरे दृष्टि से। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आप अमेरिका में हैं और आप अमेरिका में पेरेंट भी हैं, आप गणित की सीनियर लेक्चरर भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में, आप गणित भी पढ़ाती हैं, आप पेरेंट भी हैं, और आपने बहुत सालों से कार्य किया है हिंदी लैंग्वेज के अंदर बच्चों को हिंदी लैंग्वेज के बारे में ज्ञान देने में, और उनको आई थिंक आप एक आपकी पोएट्स की भी सोसाइटी है जिसके अंदर आप पोएम्स भी लिखते हैं। आपको ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई अमेरिका में जिससे आपको लगा कि हिंदी भाषा के माध्यम से बच्चों को उनकी संस्कृति के साथ, जो उनके पेरेंट्स की संस्कृति है, उनके साथ जोड़ना जरूरी है? आपका क्या अनुभव रहा वहां? मेरा हिंदी स्कूल या बोलिए हिंदी सिखाने का पर्पस यही है कि मैं बच्चों को मेनली बातचीत करना सिखा सकूं। और क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर बच्चों को अपनी भाषा आती है तो वो अपने परिजनों से जुड़ सकते। पीछे जैसे हम जब भी इंडिया जाते हैं तो बच्चे अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सब परिजनों से जुड़ सकते हैं, और बहुत सी अपनी जो बिलीव्स एंड वैल्यूज हैं वो हमारे सिस्टम में, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ आने के बाद ये ज्यादा रियलाइज होता है कि कितनी वैल्यूबल है वो चीजें जो हम पीछे छोड़ आए हैं। सो बच्चों को उनसे जोड़ना और उनका कारण बताना। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि अगर भाषा से जुड़ेंगे तो संस्कृति से जुड़ेंगे, बड़ों का पैर छूना जैसे सिंपल चीज है पैर छूना, सो व्हाई शुड वी टच द फीट? सो द वाइब्रेशंस ऑफ द ओल्डर पीपल and their knowledge, their intellect is transferred through those vibrations to you.
Your ego is kind of suppressed when you're bending down and touching, which is one of our belief कि we have to listen to others too, you know. तो हमारी कई सारे ऐसे वैल्यूज हैं जो मैं बच्चों में यहाँ आने के बाद आपको लगेगा, जब आप अपना देश छोड़ते हो तब आपको समझ नहीं आता कि आप क्या पीछे छोड़ के जा रहे हो, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे बच्चे ये सारी चीजें भूल रहे। सुनीता, हिंदी सीखने का जो इम्पैक्ट, क्योंकि आप काफी सालों से ये कर रही हैं वहां पर, तो काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको आपने पढ़ाना शुरू किया होगा और 3-4 साल से आपके साथ जुड़े रहे हैं और अब वो अपने परिवारजनों के साथ अच्छी तरह बात कर सकते हैं या मंदिर जाते हैं, वहां पर जो वो कार्यक्रम आप आयोजन करते हैं उसके अंदर वो शामिल होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा क्या आपको ये बेनिफिट भी नजर आया कि उनके मन के अंदर जिज्ञासा है भारत के बारे में जानने के, क्योंकि उनको भाषा आ गई है? बिल्कुल। हमारे कुछ बच्चे तो अपने आप से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, एंड देन वंस दे नो द लैंग्वेज देन मदर कैन एक्सप्लेन कि लाइक ये किताब में देखो क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। सो बच्चे जैसे वापस आए हैं बोलने के लिए कि आंटी हमें हिंदी सीखनी है, because they know they are not only learning भाषा but we are also trying to inculcate some values in them indirectly। अनीता, हम लोग पेरेंट्स को इस मुहिम के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं? बिकॉज मेरा जो मेन इंटरेस्ट है, हम चलो टीचर्स को तो हम जैसे अतुल जी ने कहा कि हम वर्कशॉप्स करेंगे, वार्तालाप करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, हम टीचर्स को तो फिर भी शायद हम एजुकेट कर पाए कि भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है और उसके जो तरीके हैं वो हमारी शिक्षा प्रणाली का इंटीग्रल पार्ट होने चाहिए। लेकिन ये पेरेंट्स को आप एज अ प्रिंसिपल कैसे हैंडल करेंगी, ये बताइए थोड़ा सा। आपका प्रश्न बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि इस समय पे सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम सबको साथ लेकर के कैसे चलें। तो जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हम अपने विद्यालय में करते हैं मैं वो शेयर कर रही हूँ। मेरा ख्याल है सभी लोग इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दृष्टिकोण बदलने में तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम भारतीय परंपराओं को प्रोपेगेट करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो वो भारतीय परंपराएं कहीं ना कहीं विद्यालय के अपनी संस्कृति के अंदर परिलक्षित होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ हमने कुछ परंपराएं बना रखी हैं, जैसे कि हर विद्यार्थी जब सुबह आता है तो हमारे रिसेप्शन एरिया पे सरस्वती माँ की मूर्ति है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो और टीचर्स तो सारे ही इनफैक्ट ऐसा करते हैं और बच्चे भी उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो पहले सरस्वती माँ की मूर्ति के सामने प्रणाम करेंगे। कुछ बच्चे तो पहले धरती को प्रणाम करेंगे। स्कूल की विद्यालय की धरती में जब प्रवेश करते हैं तो उनको ये लगता है कि ये जो स्थान है वो मेरे लिए मंदिर से ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि यहाँ से मेरा जीवन का संचार यहीं से कैसा होगा वो तय होना है। तो एक तो ये परंपरा है। तो आप हमारे विद्यालय में कोई भी आएगा तो हर बच्चा पांव छूने के लिए भागता है, और मुझे अक्सर ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि हमने ये पहला स्कूल देखा है जहां ऐसा होता है। तो खैर इसके अलावा जब भी हम कोई त्योहार मनाते हैं किसी भी फेस्टिवल के लिए, तो हम उसमें ये डिस्कशन जरूर करते हैं कि इसको मनाने के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। केवल माइथोलॉजिकल स्टोरीज की हम बात नहीं करते हैं। जैसे कि दीपावली ही है, ये ठीक है कि परंपरा है और हम भगवान राम की पूजा करते हैं, हम उनको बताते हैं कि 14 वर्ष का वनवास वो पूरा करके आए, उन्होंने उसमें क्या किया। लेकिन उसके साथ साथ कैसे वो दीपावली का त्योहार एनवायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, क्या पर्यावरण में क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, कौन से क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये साफ सफाई रखना जरूरी है, कि क्यों ऐसी परंपराएं बनी हुई हैं कि इस समय आप घर का जो है वातावरण शुद्ध रखें, क्यों ऐसी परंपराएं बनी हुई हैं कि आप जो आतिशबाजी और पटाखे जैसी चीजें हैं वो आप इस्तेमाल करें, लेकिन वो कितनी लिमिट में इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है कि जब आप लॉजिकली साइंटिफिकली हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं, और वो नेचुरल है कि बच्चे घर जाकर के अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स आकर के हमें फीडबैक भी देते हैं कि हमें पहली बार पता चला। तो ये चीजें जो है हमें स्वयं अपने आचरण में लानी पड़ेंगी। फिर योग की हम अगर बात करें तो योग और प्राणायाम केवल इसलिए नहीं है कि वो एक उसका एक पीरियड है स्कूल में और एक टीचर है स्कूल में इसलिए सबको करना है।
उसके पीछे भी क्या साइंटिफिक वैल्यूज हैं, क्यों करना चाहिए, किस तरह से वो हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो इस तरह की बातें, मतलब जहां मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार का ज्ञान जो आप प्रेषित करना चाहते हैं, अगर आपने उस ज्ञान में विज्ञान और तर्क का समावेश कर दिया तो बात जल्दी पहुंचती है और दूर तक पहुंचती है। तो इस तरह के छोटे छोटे से प्रयास करने पड़ेंगे और हर समय पर पेरेंट्स को हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है। जैसे कि शिक्षा नीति भी आई तो सबसे पहले हमने हर पेरेंट्स के साथ में डिस्कशन किया कि किस तरह के चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्कूल करिकुलम में, स्कूल की जो डेली जो दिनचर्या है उसके अंदर। तो हर 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 समय पे पेरेंट्स को आप पार्ट बनाएंगे तो जरूर चेंज आएगा, दृष्टिकोण बदलेगा। जब हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं तो दूसरे भी करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम अपने बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में लोगों को बताएंगे, लोग तभी जानेंगे ना। नहीं तो ऐसा होता है कि अच्छाई चुप रह जाती है और बुराई हावी होती रहती है। तो मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसा है कि अपने बारे में प्रचार तो अब करना पड़ेगा आपको। भाई, अगर भारतीय होने पर अगर हमें खुद ही गर्व नहीं है हाँ, तो हम बच्चों को कैसे भारतीय होने की शिक्षा दे पाएंगे? या हम, लेकिन अभी भी मुझे क्या लग रहा है कि हम बातें बहुत कर रहे हैं। मतलब हम लोग, ये उसी तरह से हो रहा है कि हम स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं ये वेबिनार पर आकर आईसीएसएल को तो कहते हैं कि मार्क्स को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब आप उनकी रिसेप्शन पे जाओ तो सबसे बड़ा पोस्टर लगा होता है कि जी इतने % लोगों ने 99% लिए और इतने बच्चे ने 98% लिए, क्योंकि वो हमारे लिए सुविधा, मार्केटिंग सुविधा है। तो क्या सर हम सिर्फ इसके ऊपर बात कर रहे हैं या आपने अपने एक्सपीरियंस में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे कार्य होना शुरू हो गया है इसके ऊपर? नहीं, ये जो मैं पहले विषय में थोड़ा पहले बताऊंगा कि पेरेंट्स को इससे सहमत करना, जोड़ना ये कठिन काम नहीं है, क्योंकि आज पेरेंट्स भी परेशान है कि बच्चे अच्छे संस्कार मूल्यवान नहीं है और उनको भी संकट आ रहा है। इसलिए अच्छे संस्कार अगर विद्यालय से उनको मिलते हैं और उसका घर में भी परिणाम दिखता है तो पेरेंट्स को तो इतना ही चाहिए, बाकी पेरेंट्स ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो गए। उनको लगता है कि जिस स्कूल में जाकर हमारे बच्चे अच्छे संस्कार लेकर आते हैं, डिग्रियां तो सब ले रहे हैं लेकिन अच्छे संस्कार नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात, ये जो मार्क्स की बात है वो इसलिए है कि अभी सभी स्तर पर मार्क्स के आधार पर अधिक एडमिशन और ये सारी बातें हो रही है। तो इसमें शिक्षा नीति में बात आई है कि 360 डिग्री इवोल्यूशन की बात की है। तो इस दृष्टि से एक इवोल्यूशन सिस्टम में भी बदलाव की बहुत बड़ी मूवमेंट चलानी पड़ेगी। नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि हम लोग गीता को एज अ मैनेजमेंट फिलॉसफी तब पढ़ते हैं जब कोई अमेरिकन ऑथर उस पे किताब लिखकर हमें बताता है कि द बिजनेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ गीता। लेकिन जब हमारी दुविधा बढ़ती है या हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, हम अपने कल्चर में जाके, अपने ट्रेडिशन में जाके उसके ट्रेडिशनल आंसर्स, कल्चरल आंसर्स नहीं ढूंढते। चाहे वो टर्मरिक है, चाहे वो अब वो देयर इज समथिंग कॉल्ड टर्मरिक लाते दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन अमेरिका, और वो आपको पता है टर्मरिक लाते जो नॉर्मल कॉफी है उससे आई थिंक डबल या ट्रिपल प्राइस पे बिक रहा है। और उन्होंने, वो बेसिकली हल्दी वाला दूध है जो हमारे बड़े लोग पिलाते थे, अब उसको टर्मरिक लाते किया जाता है। सो इवन टू अंडरस्टैंड आवर कल्चर वी सीक सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड और फ्रॉम आउटसाइड। ऐसा क्यों है? And when is it that our educationists of this country will start finding solutions in our culture, in our tradition? You are right, Dr. Atul, and I think that is the most fundamental problem in this country. The reason is that in the post-independent period, we are focused not on education, but we are focused on literacy and certification. So in that process, the process of education itself got marginalized, right? And if you really look at the Western model and the Indian model, the word education comes out of edusire, that means to bring out what is within, whereas Vidya refers to blossoming what is within, right? Therefore, there is a basic conflict between the Indian mind as well as the Western approach to the education.
there is a number of strengths are available in this country. I can say authentically, I have seen about the curricula of more than 25 countries, and I can vouch very safely that the Indian education system is one of the fantastic systems. In the early days, the objective of the Indian education system was to produce what is called Siddha Prajna, one who is embedded in its own consciousness, one who doesn't lose identity. But what has happened over the period of the last decades, we have gone for information, we have gone for data. So in that process, we have lost ourselves, and therefore, even if you look at the UNESCO report of the 21st century, when they talked of what should be the direction of education for the country, they talked of 4 pillars of education: learning to know, learning to do, learning to get together, and learning to be. And all these are fundamentals in Indian education. Learning to know, amritam tu vidya. Learning to do, karma, yoga, karmasu, kaushalam, or karmanyavadhikarase. Learning to get together, so loka samasta sukhino bhavantu. Learning to be, aham brahmasmi. That all these were always there in the part of that. What has happened is, we have gone through a consumerist mentality of education, and that's exactly skilling. And as our panelists very well said, what seems to be done, we need a good synergy between school and the parents. Parental education has got to come, because, as you rightly said, 100 marks, 100 marks, 100 marks, we have lost. The national education policy of today very clearly talks about knowledge of India, and I'm extremely happy about it, because we can talk about the whole world, but we don't know what's happening in our own city or in our own country. Yes. And lastly, all that has come because we have lost the self-pride about this country, right? In spite of the fact that every morning in the Doordarshan we say, Shasya Shyamala Malay Sheetalam, we talk about the beauty of the country. We don't realize it, we don't appreciate it. I think the time has come. We must realize our self-worth and self-branding and educate our children, not textbooks, but the Indian mind, the Indian culture. And that's where you need to break the walls of the school to know the country and the world. That's my view. What is one change that all of you would like to see in our education system, which you think can be implemented immediately by all the listeners of this show? अतुल जी, मेरे को जो सर्वप्रथम लगता है कि पेरेंट्स, आजकल के जो अभिभावक हैं, जो अपने कामों में बहुत व्यस्त होके भूल चुके हैं कि बच्चों में वैल्यूज, बिलीव्स, ये चीजें घर से आती हैं. So they have to spend time with their kids. Thank you, सुनीता जी. अनीता जी, आपको क्या लगता है कि कल क्लास में करना चाहिए? जी, मुझे रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, और मैं वो क्यों सुना रही हूँ, मैं उसके ऊपर आती हूँ. पंक्ति ये: और बुद्धि ही बढ़ती गई निशेष, टूट गया पीछे हृदय का, छूट गया पीछे हृदय का देश. तो हमारी जो एजुकेशन है उसमें जो इमोशनल क्वोशेंट डालना जरूरी है. अगर क्लासरूम का एनवायरनमेंट अथॉरिटेरियन होगा, सिर्फ टीचर डायरेक्टेड और टीचर कंट्रोल्ड होगा, और उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होगा बच्चों का, तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूज छूट जाती हैं, क्योंकि एक इमोशनल बॉन्डिंग, एक कनेक्ट टीचर और स्टूडेंट के बीच में होना बहुत जरूरी है. दूसरी चीज जो मुझे लगता है, जिसे मैं बहुत अच्छा माध्यम मानती हूँ, और वो है कहानियां. जो कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हम बहुत सारी ऐसी बातें बता सकते हैं जो हमारी संस्कृति से बच्चों को जोड़े. जैसे कि हम रामायण की कथा का हर साल रेपिटिशन होता है, रिपीटेड एक्टिंग होती है, सब कुछ है, लेकिन जो समझने वाली बात है कि वहां ये सिखाया गया कि ज्ञान के साथ पावर तो बढ़ती है, लेकिन वो पावर अगर अंकुश में रहती है तो आप भगवान का रूप ले लेते हो, और अगर वो निरंकुश हो जाती है तो फिर आप जो है वो दैत्य दानव कुछ भी बन जाते हो. तो आपने जो कथा कहानियां हैं उनको इस तरह से प्रस्तुत करना है कि वो वैल्यूज, वो संस्कार जो हम पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा सके, और ये सबसे आसान है इसको करना. मुझे लगता है इसको इमीडिएटली स्टार्ट किया जा सकता है. और आई थिंक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि हिंदी जो इंडिया का इतना नॉलेज सिस्टम है वो सब कहानियों के रूप में हमारे ऋषियों ने हमारे सामने रखा है. उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में रखा है. जितने भी उपनिषद हैं वो भी संवाद हैं, और उनके अंदर से हम उन संवादों को उठा के हम उसको थोड़ा सा अगर हम
टाइमली स्ट्रक्चर कर दें उन संवादों को, तो आई थिंक वो बच्चे भी समझ सकते हैं। और हमारे तो स्टोरी टेलिंग तो ऋषि मुनियों ने यूज किया है टू एजुकेट एवरीबडी, और हम उसके अंदर करते नहीं, हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर जाके डेफिनेशन लिखना शुरू कर देते हैं। बट थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल टिप। अतुल जी, आपके हिसाब से कौन सा ऐसा कदम है जो कि प्रिंसिपल या टीचर्स उठा सकते हैं इमीडिएटली टू कनेक्ट स्टूडेंट्स टू देयर कल्चर? पहली बात तो ये है कि जो इसमें टीचर्स को, हम जिसको आचार्य कहते हैं हमारी भाषा में, इसको तैयार करना ये सबसे पहली आवश्यकता है। बच्चों का समस्या है ही नहीं, समस्या आचार्यों की है और समस्या अभिभावकों की है। और विनोबा भावे की एक सुंदर पुस्तक है आचार्य कुल, उसमें विनोबा जी ने लिखा है कि आचार्य कौन है, तो उन्होंने कहा स्वयं के आचरण से सिखाए वो आचार्य है। तो जब आचार्यों के आचरण में ये बात दिखेगी, जब पेरेंट्स के आचरण में ये बात दिखेगी, तो बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर अपने आप सीखता है। मैं कहता हूं कि हमारे में कुछ दो चार अच्छी बातें हैं, तो हमारी माँ के संस्कार है वो। बिल्कुल, माँ ने कभी ये नहीं कहा कि ये करो या न करो हमको कभी भी, लेकिन उनके देखते देखते हम सीख गए। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को लेकर आचार्य जो है स्वयं पहले अनुकरण पे शुरुआत करे इसकी, अभिभावक इसको धीरे धीरे करे, तो बच्चों में अपने आप ये बात आ जाएगी। तो इसलिए शिक्षकों को इसके लिए तैयार करना ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, वो घरों में भी बात पहुंच जाएगी। प्रोफेसर सलूजा, योर व्यू, क्या ऐसा चेंज आप देखना चाहेंगे स्कूलों में जो कि जल्दी से जल्दी टीचर्स इंप्लीमेंट कर पाए? मुझे लगता है इसका उत्तर शिक्षा नीति ने बहुत सुंदर ढंग से दिया और प्राचीन भारतीय परंपरा तो दे ही रही है। एक मूल बिंदु इस शिक्षा नीति ने कहा है, वह है जो प्राचीन भारतीय शिक्षा पर आधारित है। प्राचीन भारतीय शिक्षा की दृष्टि से चाणक्य का एक कथन था, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, कोई विद्यार्थी अयोग्य नहीं है। इस शिक्षा नीति ने अपने पहले सिद्धांत में एक बात कही है, बच्चे को देखो, और बड़ा मजेदार शब्द है, सेंसिटिव होकर, संवेदनशील होकर, और केवल अध्यापक नहीं, अभिभावकों के साथ। और संवेदना का अर्थ है बच्चों के वेदना तक आकर, उनके साथ जुड़कर, उनके मन में बैठकर, उनके बातों को समझकर, इस तरह से बैठकर जब हम देखते हैं तो बच्चा अयोग्य नहीं होगा। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बच्चे को बहुत, एक आरोणी और श्वेत केतु की कथा है, एक बीज के समान माना है, वट वृक्ष के बीज के समान, जिसका अर्थ है कि पूरे बीज में पूरा वृक्ष समाया हुआ है, उसे एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है बच्चे की क्षमताओं को समझें और एक वातावरण का निर्माण करें, और इसी के लिए शिक्षा नीति ने एक बहुत सुंदर बात कही। मैं बहुत पहले से कहा करता था, किताबें मत पढ़ाओ, किताबें पढ़ना सिखाओ। इस नीति ने कहा बच्चे केवल सीखे ही नहीं, वे ये भी सीखे कैसे सीखा जाता है, हाउ टू लर्न। हर बच्चे में उस ऊर्जा का, सत्य का दर्शन कर सकें, उसे फलने फूलने के लिए एक वातावरण का निर्माण कर सकें, उसे योग्य समझें, मूर्ख ना समझे। हर विद्यार्थी कुछ कर सकता है। अगर ऐसा हम वातावरण निर्माण कर सकते हैं तो यही शिक्षा नीति अपने पहले अनुच्छेद में अपने पहले अध्याय में कहती है, एक संस्था वही अच्छी संस्था है जिसमें सबका सम्मान किया जाता है, सबका स्वागत किया जाता है। हम सबका स्वागत करें, सबका सम्मान करें, सबकी ऊर्जा को पहचानें, वातावरण का निर्माण करें, बच्चे को फलने दें, पुष्पित होने दें। मेरे मन की आशा यही है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों को फ्राइडे एट 5 पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।